Hello dear student, myself Vishal Thakur. I am faculty at V Schoolers Academy and today we are going to discuss a very important topic which is bone interpretation. It is a part of structure of atom, physical chemistry, and this is in continuation of the previous lecture of series GATE 2024. This is lecture number 4. आप जाके पिछले lectures भी देख सकते हैं जिसमें हमने postulates डिस्कस किए हैं, श्रोडिंगर इक्वेशन को डिस्कस किया है एंड ऑपरेटर्स को डिस्कस किया है. उसके बाद आप यहाँ आ सकते हैं और आप इसको डायरेक्ट भी देख सकते हैं. चलिए डिस्कस करते हैं बोर्न इंटरप्रिटेशन ऑफ द वेव फंक्शन. बोर्न ने साई के बारे में कुछ बातें बताई. साई जो कि हमारा वेव फंक्शन होता है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन अबाउट द पार्टिकल अपने पास रखता है, पर साई अकेला कुछ नहीं कर सकता. साई जो है उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस एज सच नहीं है, बट साई स्क्वायर का फिजिकल सिग्निफिकेंस है. ये हमें पार्टिकल डेंसिटी या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ पार्टिकल बताएगा किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एट एनी गिवन मोमेंट. जो हमारा साई स्क्वायर होता है वो साई इंटू साई स्टार के बराबर होता है. अगर साई में इन एनी केस कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि आयोटा आता है तो साई स्टार में मैं उसको माइनस आई से रिप्लेस कर दूंगा, और अगर नहीं आता देन इट इज़ वेल एंड गुड. आप डायरेक्ट साई स्क्वायर भी उसको ले सकते हैं. मोर एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल, ये साई स्क्वायर क्या था? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी. अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल की बात करूं, बीइंग प्रेजेंट इन अ वॉल्यूम एलिमेंट dx dy dz या फिर dτ, वो क्या हो जाएगा? क्योंकि डेंसिटी ये है तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपको? प्रोबेबिलिटी. तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा आपका? साई स्क्वायर dx dy dz. क्योंकि प्रोबेबिलिटी अगर मैं बात करूं कि 100% पार्टिकल वहीं पे पड़ा है तो प्रोबेबिलिटी किसके बराबर हो जाएगी? आपके 1 के बराबर हो जाएगी. और यही इक्वेशन आपको नॉर्मलाइज करने में हेल्प करेगी किसी भी वेव फंक्शन को. द वेव फंक्शन साई सेटिस्फाई दिस रिक्वायरमेंट इज सेड टू बी नॉर्मलाइज. यहाँ पे अगर मैं 1 ना लूँ और मैं अगर प्रोबेबिलिटी की बात करूँ कि मैं किसी की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहता हूँ तो यहाँ पे जो वेव फंक्शन मैं ले रहा हूँ इस इक्वेशन में वो नॉर्मलाइज्ड होना ही चाहिए, तभी आप प्रोबेबिलिटी निकाल पाओगे इन द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम. जो भी बाउंड्री होगी, अलग अलग सिस्टम की अलग अलग बाउंड्रीज होती हैं. जैसे कि 1D बॉक्स की होगी 0 to L. अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूँ तो उसमें बाउंड्री अलग अलग होगी, थीटा के टर्म्स में अलग होगी, फाई के टर्म्स में अलग होगी, आर के टर्म्स में अलग होगी. और ऐसे ही रिजिड रोटर या फिर हम किसी SHO की बात करें तो ठीक है. तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी 1 डायमेंशन में बात करूँ, प्रोबेबिलिटी 1 डायमेंशन में, तो हमें क्या लेना? साई एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा नॉर्मलाइजेशन के लिए, नॉर्मलाइजेशन ऑफ द वेव फंक्शन के लिए. अगर मैं 2 डायमेंशन की बात करूँ या 2 डायमेंशनल वेव फंक्शन को मैं नॉर्मलाइज करने की सोचूं तो मेरे को क्या लेना पड़ेगा? साई एक्स इंटू साई वाई का स्क्वायर इंटू डी एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू 1. क्योंकि साई एक्स का स्क्वायर डी एक्स से 1 आ जाएगा और साई वाई का स्क्वायर डी वाई से 1 आएगा, तभी आप किसी को नॉर्मलाइज कर पाओगे. तो बेसिकली बोर्न ने बताया कि हमारे साई के पास साई का एज सच कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता. साई स्क्वायर जो होता है वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को बताता है, और साई स्क्वायर डीटो जो बताएगा मुझे वो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल बताएगा. सिंपल, इतनी सी चीज़ बताइए. इसके अलावा क्योंकि साई स्क्वायर मुझे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताता है और साई स्क्वायर डीटो मुझे प्रोबेबिलिटी के बारे में बताता है, अगर मैं इस प्रोबेबिलिटी को 1 के इक्वल रख दूं तो ये इक्वेशन मेरे को हेल्प करेगी, इस वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज करने में. ऐसा सा कुछ चीज़ें उसने बताई. चलिए आगे बात करते हैं. सपोज ये हमारा एटम है और मैं इसमें इस रीजन में ये मान लो dr, ये जो भी रीजन है इसमें मैं पार्टिकल की पार्टिकल है या नहीं उसकी प्रोबेबिलिटी जानना चाहता हूँ. तो ये सेंटर है, सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा r है या फिर r1 मान लो, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है हमारा वो r प्लस dr है. तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा मेरा, ये जो मैं ब्लू से बना रहा हूँ, ये हो जाएगा मेरा dr. ओके. इफ़ एरिया ऑफ दिस स्फीयर की अगर मैं बात करूँ वो क्या है? 4 पाई r स्क्वायर है. तो इस पर्टिकुलर जगह का जो वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा? 4 पाई r स्क्वायर dr. यानी जो वॉल्यूम एलिमेंट हो जाएगा मेरा वो क्या हो जाएगा? 4 पाई r स्क्वायर dr. सिंस वी नो दैट साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताता है और साई स्क्वायर डीटो मुझे प्रोबेबिलिटी के बारे में बताता है, तो साई स्क्वायर डीटो किसके बराबर हो जाएगा मेरा? 4 पाई r स्क्वायर dr.
और यही मेरा प्रोबेबिलिटी बताता है कि किस में, जनरली एस ऑर्बिटल में, और आई कैन से दैट 1s ऑर्बिटल में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एज वी नो दैट इन क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो एम्पलीट्यूड पे स्क्वायर है वो इंटेंसिटी के बारे में हमें बताता है। उसी कॉन्सेप्ट को बोर्न ने अपने क्वांटम मैकेनिक्स में अप्लाई किया और उसने बोला कि जो साई स्क्वायर है, सिमिलरली साई स्क्वायर जो है वो मुझे किसके बारे में बताएगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के बारे में बताएगा। इससे जस्ट पहले हमने एक अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में बात की थी कि साइमल्टेनियसली हम पोजीशन एज वेल एज मोमेंटम के बारे में, सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में नहीं बता सकते। तो ये अकॉर्डिंग उसके अग्रीमेंट में चल रहा है। जो बोर था, इससे पहले हमें एक मॉडल मिला था बोर था, बोर ने हमें बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो फिक्स्ड ऑर्बिट में घूम रहा है, यानी कि पोजीशन उसने क्या कर दी थी, डिसाइड कर दी थी, यानी डिफाइन कर दी थी। और जबकि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि आप पोजीशन और मोमेंटम एक साथ नहीं बता सकते। इस वजह से बोर का जो ऑर्बिट वाला कॉन्सेप्ट था वो खत्म हो गया। जो आपका क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है उसने इस चीज़ को ही थोड़ा सा ट्विस्ट किया। उसने कहा कि मैं एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकता, मैं सिर्फ उसकी प्रोबेबिलिटी के बारे में बता सकता हूँ, और उसने ये क्लासिकल से ही इस थोड़े से कॉन्सेप्ट को चुराया और अपनी थ्योरी में लगाया। उसने कहा कि जो साई स्क्वायर है वो मुझे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के बारे में बताएगा, और उससे ही मैं बता पाऊंगा कि पार्टिकल वहाँ पे प्रेजेंट था या नहीं था, और उसी से मैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी क्या करता हूँ, अग्री करता हूँ इस बात से। यानी कि मैं प्रोबेबिलिटी के बारे में बताता हूँ, एग्जैक्ट पोजीशन के बारे में नहीं बता पा रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यानी कि क्या हुआ भैया, जो साई स्क्वायर है वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के बारे में बता रहा है, दैट्स इट। साई के पास कोई भी ऐसा फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। अगर मैं साई के पास एज सच कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। अगर मैं साई स्क्वायर की बात करूँ तो वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताता है, और मैं साई स्क्वायर d2 यानी साई स्क्वायर इनटू वॉल्यूम एलिमेंट की बात करता हूँ तो वो मुझे प्रोबेबिलिटी के बारे में बताता है। ठीक है, तो अगर मैं साई स्क्वायर की बात करूँ तो उसको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी या फिर px से डिनोट कर रहा हूँ यहाँ पे। और जो साई स्क्वायर है वो बेसिकली नथिंग बट क्या है हमारा, साई इंटू साई स्टार। और क्योंकि मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सपोज इफ आई डोंट नो अबाउट द बाउंड्री कंडीशन, तो मैं इसको कहाँ से कहाँ तक ले रहा हूँ, -∞ टू इन्फिनिटी तक। तो अगर मैं कहूँ -∞ टू इन्फिनिटी साई इंटू साई स्टार d2, यानी ये प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इसमें 1 हो जाएगी। तो कुछ भी गलत नहीं कह रहा, क्योंकि मैंने पूरा स्पेस ले लिया, -∞ से इन्फिनिटी तक पूरा ही स्पेस ले लिया, और उसमें मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल 100% ही मिलेगी। तो वो क्या हो जाएगी, किसके बराबर हो जाएगी, 1 के। तो यही उसने क्या किया, यूज़ किया, बोर्न ने इस कॉन्सेप्ट को यूज़ किया। अगर मैं पोलर कोऑर्डिनेट्स की टर्म्स में बात करूं, पोलर कोऑर्डिनेट्स की टर्म्स में बात करूं तो क्या यूज़ करूंगा, r, थीटा, फाई। सपोज इफ आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट s ऑर्बिटल, तो थीटा और फाई उसके वॉल्यूम एलिमेंट में नहीं आते। तो s ऑर्बिटल के केस में जो वॉल्यूम एलिमेंट यूज़ होगा हमारा वो होगा 4πr² dr, यानी r से ही मेरा काम चल जाएगा। बहुत बढ़िया। तो मैं क्या कह रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इनटू वॉल्यूम एलिमेंट मेरा क्या हो जाएगा, सॉरी दिस इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम एलिमेंट, मेरे को क्या मिल जाएगा, प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी में क्या ले रहा हूँ, कंप्लीट स्पेस में 1 ले रहा हूँ। सेम उसी चीज़ को, सेम इस चीज़ को, इस वाली चीज़ को इन्होंने पोलर कोऑर्डिनेट्स की टर्म्स में 3 डायमेंशन में बताया है। इस तरीके से लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और ये दिस इज इन कॉन्फॉर्मिटी विद द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, क्योंकि इसमें हम एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में नहीं बता पा रहे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमें हमारे चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।